आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे कार्यक्रम से आपको जोड़ते हैं जो एक महान व्यक्तित्व पर आधारित है। आइए आपको हम जोड़ते हैं। वो लोग बिरले ही होते हैं जो हर प्रतिभा में निपुण होते हैं, जिनके जाने के बाद लगता है पूरा शहर चला गया, पर शहर की आबो हवा में सुगंध उनकी बिखरी रहती है। बहु प्रतिभा के धनी श्री मुन्ना शुक्ला जी की स्मृति में पुस्तक विमोचन एवं चर्चा संवाद पुरुष मुन्ना शुक्ला संस्मरण ग्रंथ विमोचन कार्यक्रम से आपको जोड़ते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तथा यस्याह दयालोकं विना दूरेऽन्ति केवातिष्ठतां तां योजयित्रीं प्राणिनां लोकावलम्बनरूपिणीं वाणीं वयं वन्दामहे। वाणीं वयं वन्दामहे। वाणीं वयं वन्दामहे। आज रविंद्र भुवन सागर का यह सभागार एक ऐसे सागर के गौरवपूर्ण सपूत के संस्मरण ग्रंथ के विमोचन और लोकार्पण के लिए साक्षी बनने जा रहा है, जिसमें हमारे नगर के गणमान्य नागरिकगण पधारे हैं। आज का यह कार्यक्रम श्रुति मुद्रा तथा बुनियाद सांस्कृतिक संस्था सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे बीच हमारे अतिथि के रूप में हमारे मध्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए आदरणीय प्रोफेसर दिनेश अत्री जी, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर की महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी, विशिष्ट वक्त्री के रूप में सुप्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी। आप सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूं इस मंच पर आए और देवी सरस्वती के छायाचित्र तथा संवाद पुरुष भाई मुन्ना शुक्ला जी के छायाचित्र पर पुष्पार्पित कर अपने भाव पुष्प अर्पित करें तथा दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए मंच पर आस्थान ग्रहण करें। आदरणीय अतिथि वृंद से हार्दिक निवेदन है। और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय गोपालगंज सागर के आचार्य और विद्यार्थीगण को स्वस्ति वाचन के लिए। ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय गोपालगंज के विद्वान आचार्य और संस्कृत बटुक छात्रगण स्वस्ति वाचन के लिए आचार्य। गजाननं भूतजादिसेवितं कपेशजम्बो फलचारुभद्रम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजं। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिसनातनं दीपं हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। हरि ओम स्वस्ति रविन्द्रो बृहद्रवासुकिना पूर्वा विश्ववेदा स्वस्तिनतारिको राजकारिणे स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिस्वामरुतः प्रतिभातरातु वञ्चावानो विदधे कुजमया अनिजमा जरायो सतमिन्यो जरदो
आदिके पंचजना आदितजातमदितजातम् यो शान्तिरन्तरिक्षतुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधनयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधि जतो यतः समीयते ततो नो भवयन्तुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस नगर से संबद्ध हैं जिस नगर में मुन्ना शुक्ला जी का जन्म हुआ और मुन्ना शुक्ला जी जैसी शख्सियत अपने व्यक्तित्व के विराटपन से पूरे सागर और बुंदेलखंड के इस सुगंधि को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाए। संस्कृति मर्यादा परंपरा के मंजुल त्रिवेणी तट, ज्ञान विज्ञान कला के पावन प्रयाग, गांधीर्य धैर्य एवं माधुर्य के स्वामी, चिंतन समृद्ध वाग्मिता के सिद्ध साधक श्रीमान मुन्ना शुक्ला जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन आज होने जा रहा है। यह बड़े ही गौरव का क्षण है। हमारे मध्य हमारे मंच पर हमारे बीच विराजित हैं महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी मैडम, हमारे मध्य हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए हैं प्रोफेसर दिनेश अत्री जी, हमारे मध्य फोरेंसिक लैब के पूर्व निदेशक महोदय डॉक्टर हर्ष शर्मा सर, और हमारे मध्य सुप्रसिद्ध लेखिका मैडम डॉक्टर शरद सिंह जी, और इस कार्यक्रम को आकार देने में जिन्होंने दिन रात श्रमअथक परिश्रम किया है, कार्यक्रम की संयोजिका शुद्ध मुद्रा की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी। मैं स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी को। डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी जैसा हम जानते हैं स्वर्गीय मुन्ना शुक्ला जी के सुपुत्र हैं और यह पुस्तक संवाद पुरुष मुन्ना शुक्ला जी के संपादक मंडल के सदस्य भी हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी को स्वागत वक्तव्य का उपस्थापन करने के लिए। Good evening, everybody. So, my father had a vision. आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अलका सिद्धार्थ शुक्ला जी और श्रीमती सपना शुक्ला जी को हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में विराजित नगर की महापौर माननीय महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी के स्वागत के लिए डॉक्टर अलका सिद्धार्थ शुक्ला जी, श्रीमती सपना शुक्ला जी। हम जानते हैं महापौर के रूप में आदरणीय संगीता तिवारी जी सागर के चौमुखी विकास में सतत प्रयत्नशील हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ल जी को, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हर्ष शर्मा जी जो पूर्व निदेशक हैं स्टेट फोरेंसिक लैब मध्य प्रदेश के, उनके स्वागत के लिए साल स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ला जी। डॉक्टर हर्ष शर्मा जी हमारे
सागर विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे और विधि विज्ञान के क्षेत्र में आपका अभूतपूर्व जो योगदान है वो भारतवर्ष के लिए मील का पत्थर बना हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सागर की गौरव के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर शाम्भवी शुक्ला जी मिश्रा जी हैं। डॉक्टर शाम्भवी शुक्ला जी मिश्रा जी आए और हमारे मंचस्थ अतिथि आज की विशिष्ट वक्त्री डॉक्टर सुश्री सरद सिंह जी का शाल, स्मृति चिन्ह और पुष्प से स्वागत करेंगी डॉक्टर शाम्भवी शुक्ला मिश्रा जी। डॉक्टर शाम्भवी शुक्ला मिश्रा जी डॉक्टर मुन्ना शुक्ला जी की सुपुत्री और हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। यह बड़ा सुंदर अवसर है। हर व्यक्ति के मन में भाई मुन्ना शुक्ला जी के प्रति कुछ न कुछ उद्गार, कुछ न कुछ विचार आज यहाँ पर जरूर विराजमान है। आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनके अभिन्न मित्र और हमेशा उनके एक साथ रहने उठने बैठने वाले और एक उनकी दोस्ती एक मिसाल के रूप में रही है, ऐसे प्रोफेसर दिनेश अत्री जी। प्रोफेसर दिनेश अत्री जी बुनियाद सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष हैं। मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान गुंजन शुक्ला जी को। श्रीमान गुंजन शुक्ला जी आएंगे और आज के अध्यक्ष, हमारे इस मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश अत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री गुंजन शुक्ला जी श्री मुन्ना शुक्ला जी के अनुज हैं और यह जो सम्मान है यह एक तरह से मुन्ना शुक्ला जी के रूप में ही एक तरह से गुंजन शुक्ला जी यहाँ पर उनके सामने मित्रवत उनके उसको दिखाने के लिए उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें बड़ा हर्ष है कि यह इतनी ठंडी में भी हमारा यह हॉल, इसमें बैठे हुए सभी नगर के हमारे गणमान्य अतिथिगण इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आपके स्वागत उद्बोधन के लिए, आपके वचसा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वर्गीय मुन्ना शुक्ला जी के सुपुत्र और संपादक मंडल के सदस्य डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ला जी। डॉक्टर उनका अभिनंदन करें। Thank you so much, Shashi. Since we are already late a little bit, so I'll speak in very brief. What I was saying was my father had a vision for a society which can curate art, culture and literature, a society which can have empathy for humanities, a society which can curate good human beings, and he believed that families are the extension of society. Means society, to have a good society, you need to have good families, and he incorporated all those things, his visions, into his family. He taught me those things. And these instances can be found in the articles and memoirs written by most of the persons who are sitting here who have given articles in this book. So we all have gathered here today to release that book. I heartily welcome everybody here. और भोपाल से पधारे मेरे अंकल जी आदरणीय डॉक्टर हर्ष शर्मा जी, who is also a fatherly figure to me. हमारी ताई जी आदरणीय संगीता सुशील तिवारी जी, आदरणीय सुश्री डॉक्टर शेर सिंह जी और आदरणीय दिनेश अत्री अंकल जी, और भोपाल से पधारे कैलाश अंकल जी, आंटी
दर्शक ये हम बैठे जितने भी लोग जिनको मैं देख पा रहा हूँ, पितरे सर, पिंडलापुरे मैम, निकिता जी, निकिता दी, सबका तो नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन पूरे परिवार की ओर से आप सब लोगों का यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पापा की जो विचारधारा थी उसको हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और सब लोगों का, आप लोगों का सहयोग इसी तरह हमारे साथ रहेगा। थैंक यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। यह बड़ा भावुक कार्यक्रम भी है। मुन्ना शुक्ला जी के साथ जुड़ी हुई भावनाएं और उन भावनाओं का जो शब्दांकन हुआ है पुस्तक में, उस विचारों को देखने सुनने का भी अवसर है। हर व्यक्ति के मन में अभिलाषा है कुछ न कुछ कहने की। सिद्धार्थ जी ने अपने स्वागत वक्तव्य में अपनी बात को रखा। उनके प्रति आदर को प्रस्तुत करने के लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्वर्गीय मुन्ना शुक्ला जी की पुत्रवधू डॉक्टर अलका सिद्धा शुक्ला जी। डॉक्टर अलका सिद्धा शुक्ला जी, आदरांजलि प्रस्तुत करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अलका सिद्धा शुक्ला इस परिवार में पुत्रवधू के रूप में आई। मैं आप सभागार में उपस्थित आप सभी का, मंचासीन हमारे अतिथिगण, वरिष्ठगण, संस्कृतिविद, साहित्यकार, गणमान्य नागरिक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। कहते हैं हर शहर कुछ कहता है, उसकी अपनी आवाज एक गूंज होती है। पापा ऐसी शख्सियत हैं जो इस शहर की गूंज बन पाए। उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना गहन था, उनकी संवेदनशीलता, प्रखरता, विलक्षणता, ये सब कुछ बहुत करीब से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुत्रवधू के रूप में ही सही, उन्होंने अपने बच्चों से, ये कहूँगी कि ज़्यादा स्नेह मुझे दिया। पिता माँ का प्यार मुझे उनसे मिला। भाषा ज्ञान, साहित्य की समझ, पारिवारिक समझ, संस्कार, अनेक विषयों पर उनसे लगातार संवाद, विचार विमर्श जारी रहा। मैं बहुत छोटी हूँ उनके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो ये सारे संस्कार एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने और हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित शिव नारायण प्रसाद शुक्ल जी से प्रारंभ होते हैं। आप वर्धा से सागर शहर में पधारे। ब्रिटिशकालीन सेंट्रल प्रोविंस कहे जाने वाले सागर नगर में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में पदस्थ रहे। आपने अपने कार्यकाल में पिंडारियों, अपराधियों को पकड़ने में अपना भरपूर सहयोग दिया और अपनी कार्यकुशलता, दक्षता, समाज में समन्वय के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए आप ब्रिटिशकालीन सरकार द्वारा राय साहब के टाइटल से सन 1932 में नवाजे गए। किंतु सरकार की हिंसात्मक सोच से विमुख होकर आपने यह टाइटल उन्हें लौटा दिया और सागर शहर में उन्होंने निर्विरोध अपने कार्य प्रगतिशील रूप में लगातार जारी रखे। शिव टॉकीज की स्थापना सन 1910 में आपके द्वारा की गई। सन 1932-34 में इस दौरान भूकंप पीड़ितों की सहायता आपने रंगमंचीय एक विशेष शो का आयोजन कर क्वेटा अफगानिस्तान में संपूर्ण एकत्रित राशि को भिजवाया। पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर साहब घर प्रांगण में आया करते थे। उनसे सभी विषयों की चर्चाएं और सागर शहर की खूबसूरती को चलचित्र के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से दर्शाने का आपका भरपूर प्रयास रहा। आपके सुपुत्र हमारे दादाजी पंडित शिव कुमार शुक्ल जी, जो कि नाड़ी विद्या, ज्योतिष शास्त्र, संगीत, नाट्य, दर्शन शास्त्र आदि पर अध्येता रहे। आपके घर
श्री मुन्ना शुक्ला जी यानी कि हमारे पिताजी का जन्म हुआ, हमारे आदरणीय काका श्री गुंजन शुक्ला जी का जन्म हुआ। अपनी क्रांतिकारी सोच को पापा ने समाज में अग्रसर करते हुए उस समय अपने बच्चों को संगीत जैसी विधा में तालीम दिलवाई। भारतवर्ष के प्रतिष्ठित घरानों में प्रतिष्ठित गुरुओं के अंतर्गत उन्होंने ये शिक्षा दीक्षा दिलवाई। सागर शहर से उनका जुड़ाव अद्भुत था और उनकी मनोवैज्ञानिक क्रांतिकारी सोच, कई आधिकारिक विषयों पर उनकी पकड़ और उनकी संवेदनशीलता ने हर किसी को छुआ है। मैं ये समझती हूँ कि उनकी अनुपस्थिति में भी एक रेजोनेंस है जो हम सभी के साथ है। उनमें ये बात थी और ये संस्कार उन्होंने हमें बड़े गरिमापूर्ण ढंग से देने का प्रयास किया है। मैं पूरे शुक्ला परिवार की तरफ से, मैं, मेरी बिटिया और हम सब मिलकर पापा को आदरांजलि संप्रेषित करते हैं, सादर नमन करते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ मार्मिक क्षण होते हैं और मैं कुल 8 वर्षों में उनसे मैंने जो कुछ भी सीखा, उनमें कई ऐसे क्षण हैं जिन्हें मैं साझा तो नहीं कर सकती हूँ। कुछ एक आध बात मैं कहना चाहूँगी। पुत्र वधू का एक अपना स्थान होता है और पिता जो रहते हैं उन्हें पूरे परिवार में हर बच्चे को एक नज़र से देखना पड़ता है। पापा ने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ से परिचय करवाया। एक किस्सा मैं सुनाना चाहती हूँ। एक बार हम किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे और उन्हें लगा कि मुझे असहजता हो रही है गाड़ी से उतरने में। उन्होंने बड़े आराम से दरवाज़ा खोला और कहा कि आप संभल के उतरिए, आपका पल्लू धरती पर टच हो रहा है। वो संवेदनशीलता ने मुझे छुआ। मैं इस दृष्टिकोण से कभी उन्हें देख ही नहीं पाई। वो बड़े गंभीर और विचारशील व्यक्ति थे लेकिन उतने ही संवेदनशील थे। उन्होंने अपने जाने की तैयारी इस तरह से संपूर्णता के साथ की कि वो कहते थे कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है तुम उनके लिए मेरे वीडियो क्लिप्स तैयार करो जो आप भविष्य में उन्हें दिखाएंगी। उनके दादा उनके साथ हैं, ये हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे के साथ सदैव रहेंगे। एक बार इसी आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री मुन्ना शुक्ला जी को सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। अलका जी ने अपने भाव प्रकट किए। निश्चित रूप से स्वर्गीय शिवचंद्र शुक्ला जी, जिन्हें हम लोग चाहने वाले मुन्ना शुक्ला जी के नाम से जानते थे, वो अद्भुत शख्सियत थे। उनके बारे में कहा जाए तो ये हमेशा वो दृढ़ थे और अपने संकल्प के पक्के थे। कहा जाए तो कहा जा सकता है कि जिंदगी अच्छी लगी तो आपकी अच्छी लगी। सत्य की अन्याय से रस्सा कसी अच्छी लगी। जिंदगी करने का नुस्खा आपसे सीखे कोई, कि दर्द में भी आपकी जिंदा दिली अच्छी लगी। ऐसे हमारे मुन्ना शुक्ला जी के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम होंगी। मैं यह जो पुस्तक लिखी गई है अपने आप में यह बड़ी विशिष्ट पुस्तक है। उनके व्यक्तित्व के बारे में जो बहुत कुछ बातों को उजागर करती है। इस पुस्तक की भूमिका कैसे बनी होगी, यह पुस्तक कैसे तैयार हुई होगी, यह सब लिखना पढ़ना आसान काम तो होता नहीं, लिखवाना तो और कठिन होता है। तो यह कैसे हो पाया होगा, इसके पृष्ठभूमि के मर्म को बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे नगर के बड़ी प्रसिद्ध संस्था श्यामलम के अध्यक्ष और इस पुस्तक के प्रबंध संपादक आदरणीय पंडित श्रीमान उमाकांत मिश्र जी को। पंडित उमाकांत मिश्र जी इस पुस्तक की पृष्ठभूमि को प्रकाश करें। ये भाव ऐसे हैं जो रुक पे नहीं रुकते हैं। आपका अदम्य जो रहा है यह प्रयास, उसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहते हैं शुक्ला परिवार के आदरणीय डॉक्टर कविता शुक्ला जी मैडम। आदरणीय श्रीमान जी का स्वागत हम लोग कम देखते हैं होते हुए, करते हैं ये स्वागत, कराते नहीं है, प्राय इनकी शख्सियत ऐसी है। परंतु यह हम सभी लोगों का विनम्र निवेदन है कि आप स्वागत करें, आए और आपका एक अभिनंदन
डॉक्टर कविता शुक्ला जी, अध्यक्ष श्रुति मुद्रा और संपादिका हैं आप इस पुस्तक की डॉक्टर कविता शुक्ला जी ने। आपका स्वागत करना हमारे नगर के संस्कृति का स्वागत करना है। श्यामलन संस्था जो है संस्कृति, कला और भाषा के लिए समर्पित संस्था है और सागर नगर में एक जागरूकता को हमेशा जीवंत बनाए रखने वाली संस्था है और उसके माध्यम से यह कार्यक्रम भी हो पा रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। आज इस पुस्तक का जो यह आकार हमारे सामने आ पाया है, बृहद आकार सामने आया है, बड़ा सुंदर आकार सामने आया है, उसमें इनकी सौंदर्य दृष्टि भी शामिल है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय पंडित उमाकांत मिश्र। नमस्कार। बड़ा मैं शुरुआत इस बात से कर आदरणीय मंच और हमारे समक्ष उपस्थित मुन्ना भाई के प्रेमी और नगर के प्रबुद्धजन, अभी जो मुझे सम्मानित किया, इस कार्यक्रम की जो मिनट टू मिनट्स होते हैं वो मैं नहीं बनाए थे, उसमें ये शामिल नहीं था। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे सम्मान की कोई आवश्यकता इस आयोजन में नहीं थी, लेकिन मुन्ना भाई जी के नाम से जब होता है तो मेरे लिए सब कुछ उनके लिए ही अर्पित है। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे तो वैसे संबंध 50 वर्ष पुराने थे। हम लोग आयु के इस मोड़ पर आ गए। अभी जो बात मुन्ना भाई के ऊपर होना है, तो ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वह पुस्तक खुद ही बोल रही है। हमें किसी अन्य से उनके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, पुस्तक स्वयं बोलेगी। मुन्ना भाई जब चले गए, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम बड़ा हम लोगों ने किया था शहर की सभी संस्थाओं में मिलकर। उसके बाद कविता जी से और उनके परिवार से चर्चा होती रही, तो ये प्रस्तावित किया गया कि उनकी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए उनके ऊपर एक संस्मरण ग्रंथ जारी किया जाए। और ये तय होने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में एक अद्भुत महिला के रूप में कविता जी को देखा है। जिस समर्पण भाव और अपने पति के प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए उस पुस्तक पे जितनी उन्होंने मेहनत की है, उसका मैं साक्षी हूं, उनका परिवार साक्षी है। पिछले 10 साल से 10 महीनों से उनका जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था कि हमें ये पुस्तक निकालना है या नहीं निकालना है। सूची बनाई गई, कौन लिखेगा। तो मुन्ना भाई से जुड़े हुए, चाहे वो सागर के हों या सागर के बाहर के, जो भी व्यक्तित्व रहे हैं, उन सब से उन्होंने संकलन किया। उनका जो आपका व्हाट्सएप वगैरह पे और नंबर, अपना टेलीफोन नंबर वगैरह कहीं से प्राप्त करा के वो जुट गई। जब भी उनके पास जाऊं तो मैं देखता था कि वो इसी काम में लगी है। तो सबसे पहला श्रेय इस पुस्तक के लिए यदि जाता है तो कविता जी को जाता है। उन्होंने एक संपादक मंडल बनाया, मैं भूल ना जाऊं इसलिए लिख के लाया हूं। सबसे पहले तो उसका नामकरण, पुस्तक का नामकरण क्या हो। हमारे सागर विश्वविद्यालय में राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे
श्री डॉक्टर छवि मेहर, जो वर्तमान में दिल्ली में है और वहाँ पर राजभाषा प्रकोष्ठ में वहाँ कार्यरत है, बड़ी पोस्ट पे कोई, थोड़ा मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसमें। तो उनका बड़ा योगदान रहा, उन्होंने इसका नाम दिया संस्मरण ग्रंथ संवाद पुरुष मुन्ना शुक्ला। तो इसी नाम से, इसी शीर्षक के साथ उस पुस्तक का कार्य शुरू हुआ। इस बीच में 5-6 बार वो यहाँ आते रहे, संपर्क में रहे। उस पुस्तक के प्रधान संपादक के रूप में उन्हीं को तय किया गया और एक उनका इसमें जो योगदान रहा, निश्चित रूप से मुन्ना भैया के प्रति एक उनके द्वारा जो श्रद्धा सुमन कहे जाना चाहिए, इसके रूप में था। संपादक मंडल में डॉक्टर कविता शुक्ल जी संपादक, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर शांभवी शुक्ला, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और राजभाषा प्रकोष्ठ सागर विश्वविद्यालय में अनुवादक हैं जो श्री अभिषेक ऋषि। इसमें परामर्श मंडल भी बनाया जिसमें प्रोफेसर दिनेश आचार्य अत्री जी, डॉक्टर गुंजन शुक्ला, श्री ब्रजेश मिश्र और डॉक्टर अलका सिद्धार्थ। थोड़ा पुस्तक के बारे में और बताना चाहूँगा। इसमें कुल 380 पृष्ठ हैं और इनमें जिन महानुभाव ने अपने विचार दिए हैं, जिनको इसमें प्रकाशित किया गया है, उनकी संख्या 109। 109 उनके जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए और उनके प्रति अपना प्रेम रखने वाले ऐसे महानुभाव हैं। इसके बावजूद जो उसकी समय सीमा थी वो 2-3 बार बढ़ाना पड़ी। 2 महीने फलाने महीने तक दे दीजिए, ऐसे दीजिए। और जब ये बहुत नजदीक आ गया कि आपका निधन की तिथि आ रही है, इसके पूर्व हम इसको कर देंगे, वो संभव नहीं हो पाया। तो किसी तरह भी है वो पुस्तक आई और अभी आप उसको देखेंगे, आपकी उपस्थिति में उसका विमोचन होगा। इसमें बताना चाहूँगा कि इसका प्रकाशन प्रज्ञा भारती दिल्ली द्वारा किया गया है और यह पूरी कार्यवाही प्रकाशन संबंधी छबिल मेहर जी ने संपन्न कराई है। व्यस्तता के कारण आज वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके और वो इसके प्रधान संपादक भी रहे हैं। इसकी कीमत है 821 रुपया। मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए पूरा बताना चाह रहा हूँ किताब के बारे में। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के इसमें लेख हैं उनको यह किताब प्रदत्त की जाएगी और उसके लिए आप शुक्ला जी के निवास अथवा मेरे निवास से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यदि इसको पढ़ने खरीदने के इच्छुक हों तो उनको 50% छूट देते हुए ये पुस्तक प्रदत्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं मुन्ना भाई पे नहीं बोलना चाहता हूँ। जैसा मैंने बोला, पुस्तक बोलेगी और हमारा मंच बोलेगा। तो आप लोगों के लिए जानकारी सिर्फ पुस्तक के संबंध में मुझे देना थी और जो संभवतः आपको ठीक लगी हो, उसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुन्ना भाई को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमस्कार। निश्चित रूप से आदरणीय, आपने जो कुछ कहा वो पुस्तक कैसी बनी है कि उसको देखने के बाद एक बार मुन्ना भाई सबके सामने उपस्थित हैं ऐसे दिखाई देंगे। यह अब समय आ गया है पुस्तक के विमोचन का, पुस्तक को के लोकार्पण का। तो मैं चाहूँगा, मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी
से निवेदन करूंगा कि ये पुस्तक का विमोचन अब माननीय अतिथिवृंद के द्वारा किया जाएगा। तो पुस्तक अतिथिवृंद के सम्मुख ले आई जाए और आदरणीय सुधीर सत्री जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर गोपाल कृष्ण शाह जी सितार वादक और श्री उदित उदय कुमार जी तथा शुक्ला परिवार के समस्त सदस्यों को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर गुंजन शुक्ला जी, मैडम सपना शुक्ला जी, आप लोग भी आ जाएं मंच पर, पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के साक्षी बने। पुस्तक के स्वरूप को देखेंगे तो लगेगा कि ये बात की वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम केशाम न ते वंद्या। ये ऐसे पुरुष थे जो जितना सुंदर उनका आयतन था, स्वरूप था, उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व था, उनके व्यवहार थे, परोपकारी प्रकृति उनकी थी। और इन सभी चीजों को रेखांकित करते हुए यह पुस्तक आपके सामने है। हमारे बीच में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित ब्रजेश कृष्ण जी भी हैं, शुक्ला परिवार के दामाद साहब हैं, आपका भी स्वागत है। पुस्तक के विमोचन के इस कड़ी के भागी साक्षी हो रहे हैं हमारे सागर नगर के तमाम ऐसे गौरवास्पद सुधीजन जिनको इस पुस्तक की बहुत प्रतीक्षा थी। आज यह पुस्तक हम सभी लोगों के मध्य उपस्थित है। इस पुस्तक के इस पर विचार विमर्श करेंगे, इस पर चर्चाएं होंगी। निश्चित रूप से हम लोग ऐसे अपने मनीषी को याद करेंगे कि जिस मनीषी के में न तो उनका मनोरम तन मात्र था, न तो उनका निश्चल मन था, तथा उनका सुमधुर वचन, ये सब कुछ दुर्लभ हुआ करता है, मगर एक जगह मुन्ना शुक्ला जी में प्राप्त होता है, हमें मिलता है। परंतु पूर्वार्जित पुण्य पुंजों के फलस्वरूप मुन्ना भैया की मनोहर सुंदर काया जितनी आकर्षक थी, उससे कम अभिराम नहीं था उनका दुख कातर पुनीत मन। ऐसे इस पुस्तक में विचार आपको मिलेंगे। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति उनका जो एक संवेदनशीलता थी वह अपने आप में अद्वितीय थी, अनुपम थी, अपने आप में अनोखी थी। मुन्ना शुक्ला जी के व्यक्तित्व की उदात्त छाया इतनी शीतल, सौरभमयी और कांतिमयी रही है जिसका शब्दों में के माध्यम से हम नहीं बखान कर सकते हैं। और वो तो जैसे संस्कृति और संगीत के पर्याय के रूप में जाने जा सकते हैं। अपने परिवार में उन्होंने संगीत को इस तरह से स्थापित किया है कि हर व्यक्ति, हर उनके पुत्रवधू, कोई सितार बजा रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई नृत्यांगना के रूप में पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। ऐसा महान परिवार, ऐसे लेखन, भावाभिव्यक्ति, गंभीर समीक्षा, स्तुत्य सांस्कृतिक सामंजस्य तथा निस्वार्थ सेवा भाव के कारण मुन्ना शुक्ला जी के व्यक्तित्व में चाणक्य से पुरातन और लिंकन से नूतन चिंतकों की चिंतन कला का समवेत दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे मुन्ना शुक्ला जी को हम याद कर रहे हैं, जिनमें अवगाहन करने के लिए हर कोई व्यक्ति, हर कोई जिज्ञासु व्यक्ति अपनी ज्ञान पिपासा का परिश्रम करना चाहता है। आज यह पुस्तक हमारे सामने है। इन पुस्तक को पा करके निश्चित रूप से हम लोग महसूस करेंगे कि यह पुस्तक कितनी अद्भुत है, कितनी अद्वितीय है। अब हम मंच की ओर मुखातिब होते हैं। यह विचार, ये तो मेरी बड़ी टूटी फूटी भाषा में थे, मगर इसके विचार को लिखने, समझने, बनाने में जिन्होंने बहुत ही चिंतन मनन किया हुआ है, ऐसी हमारे नगर की सुप्रतिष्ठित लेखिका, हिंदी जगत की सुप्रतिष्ठित उपन्यासकार, समीक्षक, कॉलमिस्ट, कवियत्री एवं कथा लेखिका डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैडम के 4 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह सहित विविध विषयों एवं विविध विधाओं में अब तक 59 पुस्तकें प्रकाशित हैं। हिंदी, अंग्रेजी और बुंदेली में साहित्य सृजन का क्षेत्र है इनका। कथा साहित्य का पंजाबी, उर्दू, उड़िया, मराठी तथा कन्नड़ में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। साहित्य सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित हैं। इनके उपन्यासों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी चल रहे हैं। खजुराहो की मूर्ति कला के सौंदर्यात्मक तत्व विषय पर विजय पीएचडी तथा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त की हुई आदरणीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस पुस्तक पर अपने
सुंदर विचार प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर सुश्री सर से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और हमेशा ही बहुत अच्छा संचालन करते हैं। मंचासीन परमादरणीय नारी शक्ति की प्रतीक हमारी गौरवमयी महापौर संगीता तिवारी जी, मैं उनको नमन करती हूँ कि जिस तरह से वो इस शहर का नेतृत्व कर रही हैं, इस शहर को एक सुंदर संरचना दे रही है, उनके लिए भी बधाई की पात्र हैं। डॉक्टर अत्री जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, मुन्ना शुक्ला जी के अभिन्न मित्र भी रहे हैं और हैं। डॉक्टर हर्ष शर्मा जी जो यहाँ विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस में थे और आज अब भोपाल में निवास कर रहे हैं, वहाँ से पधारे हैं। इस कार्यक्रम की संयोजिका और मेरी प्रिय बहन भी और मुन्ना भैया की ओर से अगर मैं कहूँ तो मेरी प्रिय भाभी कविता शुक्ला जी और समस्त शुक्ला परिवार को मैं नमन करती हूँ। जो चला जाता है वो कहाँ चला जाता है? क्या सदा के लिए सचमुच चला जाता है? बेशक हम उसे नहीं देख पाते, वह भौतिक रूप से चला जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हमेशा के लिए। लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हमेशा के लिए, वे रहते हैं हमारी स्मृतियों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी संभावनाओं में। आदरणीय मुन्ना भैया जिन्हें मुन्ना शुक्ला जी कला पारखी, कलाविद के रूप में लोग जानते थे, बहुआयामी विविध व्यक्तित्व के धनी थे। मेरा उनके कृतित्व से परिचय तो उनके नाम से परिचय पहले से रहा, लेकिन प्रथम औपचारिक परिचय आदरणीय त्रिलोचन शास्त्री जी के निवास पर हुआ था और बड़े ही अचानक तरीके से मैं और त्रिलोचन शास्त्री जी नवगीत पर चर्चा कर रहे थे और अचानक मुन्ना भैया वहाँ आए और उन्होंने नई कविता पर बहस छेड़ दी और बस यही प्रथम परिचय था, जो कब घनिष्ठता में परिवर्तित होता चला गया पता ही नहीं चला। वे मुझे अपनी छोटी बहन के समान मानते थे, उनका इसी तरह स्नेह सदा बना रहा मेरे ऊपर। और आपको शायद ये जानकर अचंभा होगा कि हम लोगों की भेंट प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम हो पाती थी, लेकिन फोन के द्वारा, जब मोबाइल नहीं था तब लैंडलाइन पर फोन पर हम लोगों की लंबी चर्चा होती थी, साहित्य पर विशेष रूप से और सांस्कृतिक परिदृश्य पर। और जितनी बार चर्चा की, मुझे ये समझ में आता गया कि ऊपर से बिल्कुल सामान्य से दिखाई देने वाला यह व्यक्ति अंदर से बहुत ही गाढ़ा है। इतनी ज्यादा सांस्कृतिक और साहित्यिक समझ उनके अंदर है कि शायद ही इस शहर में किसी और के भीतर होगी, क्योंकि एक साथ कई क्षेत्रों को संभालना, कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखना, ये आमतौर पर संभव नहीं हो पाता है। कोई साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है तो कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई ड्रामा के क्षेत्र में, सबका अलग अलग अपना क्षेत्र रहता है। लेकिन मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको साहित्यिक समझ जितनी गहरी थी, उतनी ही गहरी समझ थी संगीत के प्रति, उतनी ही गहरी समझ थी चित्रकला के प्रति,
और वही समझ थी नृत्य कला के प्रति। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अगर देखें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुन्ना भैया के परिवार को देखने की ही जरूरत है सिर्फ। क्या कोई ऐसा परिवार मिलेगा आपको? अपवाद स्वरूप ही कोई मिलेगा, अन्यथा मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं परिवार मिला कोई कि जिसमें प्रत्येक सदस्य किसी न किसी कला से जुड़ा हुआ हो। कविता जी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, शांभवी नृत्य कला से जुड़ी हुई हैं, और हर परिवार का सदस्य, मैं यही कह रही हूँ कि परिवार का हर सदस्य किसी न किसी कला से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। गुंजन भाई स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने शुक्ला परिवार को विशेष अनुकंपा प्रदान की, विशेष क्षमताएं प्रदान की, और उन सब क्षमताओं को परिपूर्ण करने के लिए मुखिया के तौर पर मुन्ना भैया को नियुक्त किया, ताकि वे सभी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए एक वातावरण प्रदान कर सके। वे स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार थे, यद्यपि उनकी रचनाएं पुस्तिकाकार रूप में आते आते काफी विलंबित हुई, किंतु उनके लेख प्रकाशित होते रहे और देश के उन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे जिनमें छपने के लिए आमतौर पर साहित्यकार ललचाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर उसमें हमारी रचना छपती तो कितना अच्छा होता। लेकिन जैसे वर्धा, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा की पत्रिका है, उसमें उनसे लेख मंगा के छापा गया। संपादक ने मुन्ना भैया से मंगाया कि हम आपका लेख छापना चाहते हैं, आप कृपया भेजिए। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कोई अगर मंगाकर और लेख छापे तो ये वाकई गौरव की बात है। कला वार्ता हो, साक्षात्कार, वागर्थ, जितनी भी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, उन सब में विविध विषयों में मुन्ना भैया ने लेख लिखे और प्रकाशित हुए। हिंदी में भी जितनी अच्छी उनकी पकड़ थी, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी में भी थी। अंग्रेजी में भी उन्होंने लेख लिखे। बुंदेली तो धारा प्रवाह बोल ही लेते थे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए थे, लोक से जुड़े हुए थे। भले ही वो केप लगाए हुए रहते थे, मफलर डाले रहते थे, थोड़ा थोड़ा सा एक पाश्चात्य वेशभूषा जैसी लगती थी कभी कभी, लेकिन उनके अंदर लोक जितना समाया हुआ था, बुंदेलखंड जितना समाया हुआ था, उसको महसूस करना बहुत ही अद्भुत बात थी। भले ही मुन्ना भैया का जन्म लखनऊ में हुआ, किंतु सागर उनके रग रग में बसा हुआ था। यहाँ की एक एक गलियां उनकी मानो धमनियों में बहती थी। सागर के लिए वे समर्पित थे। जब भी बात होती तो यही कहते कि सागर को सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र बनना चाहिए। और लगभग अंतिम दिनों की ये बात है, यद्यपि मुझे नहीं मालूम था कि ये दिन अंतिम साबित होने जा रहे हैं। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी बड़े भैया के घर वो बैठे हुए थे मुन्ना भैया, और वहां से उन्होंने फोन किया मुझे। उस समय ये तो मालूम था कि अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था कि वे चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, इसका मतलब स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हैं। जब उनका फोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने पहली बात यही कही, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये शहर साहित्य और संस्कृति का केंद्र बने। ये बात उन्होंने दोहराई। मैंने कहा मुन्ना भैया, अगर आप ये चाहते हैं तो जरूर होगा ऐसा, क्योंकि आप में वो क्षमता है। आप जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ईश्वर की मर्जी, उसके आगे तो कुछ किसी का वश नहीं चलता है। मुझे लगता है कि अगर वो होते तो इस समय हम गौरव कर रहे होते इस बात पे कि हमारा शहर सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र बन चुका है। लेकिन शुक्ला परिवार जिस तरह से कार्यरत है, जिस तरह से श्रमरत है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि उनके स्वप्न को वे जरूर पूरा करेंगे, और हम सब मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि हम सब भी मुन्ना भैया के परिवार हैं।
हम उनके सपनों से, उनकी आकांक्षाओं से, उनकी उम्मीदों से अलग नहीं हैं। जो उनकी उम्मीदें थी वो अब हमारी उम्मीदें हैं, जो उनका प्रयास था वो अब हमारा प्रयास होना चाहिए। मुन्ना भैया का व्यक्तित्व इतना विराट और इतना बहुआयामी था कि उनके बारे में, जो कि मुझे समय निर्धारित किया गया 10 मिनट का, मुझको लगता है कि बहुत 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 कम है, क्योंकि ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने के लिए 10 मिनट तो क्या 10 घंटे, 10 महीने और 10 साल भी कम है। मेरा एक संस्मरणात्मक लेख इस पुस्तक में है शामिल। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी शुक्ला परिवार को और विशेष रूप से कविता जी को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया इस पुस्तक को प्रकाशित करवाकर, क्योंकि सभी की भावनाएं उसमें मौजूद हैं। मुन्ना भैया के प्रति जो भावनाएं हम सब प्रकट करना चाहते थे उसमें एकत्र कर उन्होंने प्रकाशित किया। ये बहुत बड़ा काम किया। ये एक तरह से थाती है जो हम सब सहेज के रखेंगे। मेरा जो लेख है उसमें मैंने यही बात लिखी है कि वो ईंट गारे का घर बनाते थे, लेकिन साथ ही साहित्यिक घर भी बनाते थे। उन्होंने साहित्य को बहुत ही गहराई से समझा, चाहे वो अशोक वाजपेयी की कविता हो, चाहे मंगलेश डगराल की कविता हो, हर कविता पर वे लंबी बहसें करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। नई कविता के प्रति उनका विशेष आग्रह था, लेकिन इसके साथ ही लोक पे भी वे उतनी ही चर्चा करते थे। किस तरह से लोग जीवन है, कैसे लोग जीते हैं, इस पे बहुत गहराई से चर्चा करते थे। ऐसे विराट व्यक्तित्व, शब्द शिल्पी और इस नगर को एक विशेष केंद्र देने वाली, जहां आज लोग नृत्य संगीत सीखते हैं, ऐसे मुन्ना भैया को मैं नमन करती हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि उनके सारे सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। वे जो चाहते थे इस शहर के लिए, इस अपने शहर के लिए, वे सारी आकांक्षाएं उनकी पूर्ण हो सकेंगी। मैं पुनः शुक्ला परिवार को इस उत्तम कार्यक्रम के लिए, इस उच्च कोटि के कार्यक्रम के लिए नमन करती हूँ, क्योंकि ये बहुत साहस का काम होता है, बहुत भावुकता भरा दायित्व होता है। अपने प्रिय की स्मृतियों पर चर्चा करना और सुनना बहुत ही भावुकता भरा आयोजन होता है। तो इस साहस का जो इस शुक्ला परिवार ने परिचय दिया है उसको प्रणम्य है। कविता जी का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगी। वो जिस तरह से अडिग होकर और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, उसमें भी मुन्ना भैया की छवि दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उन सारे दायित्वों को संभाल लिया है। और चूंकि एक चीज मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो गई है, जिसको मैं अभी अपने इस उद्बोधन को समाप्त करते ही पूर्ण करूंगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि 10 मिनट का समय हो गया है और निश्चित रूप से कार्यक्रम अभी और भी है। अत्रे जी के संस्मरण सुनना, डॉक्टर शर्मा जी के संस्मरण सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मित्र थे उनके। वो जो बताएंगे वो मेरे अनुभवों से बहुत ही परे होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुन्ना भैया के बहुआयामी विराट व्यक्तित्व को समझने में वो अधिक सहायक होगा। आदरणीय संगीता जी अभी जो चर्चा करेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, अतः मैं अधिक समय नहीं लेती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ और उस दायित्व को पूरा कर रही हूँ जो मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
साथी, मेरा नाम अमित मिश्रा है। और डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी एक अपने पूर्व, उनको कोई काम था, पहले से कोई काम था जिसके लिए वो कुछ समय के लिए गए, और इस बीच उनकी गैरहाजिरी में मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल इसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर हर्ष शर्मा जी के लिए। उनका जो परिचय जन सामान्य के समक्ष रखा जाना चाहिए, पहले वो करता हूँ। डॉक्टर हर्ष शर्मा जी पूर्व निदेशक, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मध्य प्रदेश। डॉक्टर हर्ष शर्मा मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने लगभग 38 वर्षों तक राज्य की फॉरेंसिक सेवाओं में कार्य किया है और इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार किए हैं। वे नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भोपाल परिसर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में कार्यरत थे। डॉक्टर शर्मा ने फॉरेंसिक साइंस में MLC और PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने स्टेट शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नाम है। डॉक्टर शर्मा ने अब तक 4500 से ज्यादा जटिल आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच की है, जिसमें हत्या, आत्महत्या, आगजनी और यौन आक्रमण के मामले प्रमुख हैं। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में आधुनिक तकनीकों और उच्च गुणवत्ता मानकों को अपनाया। कई गंभीर मामलों में उन्होंने त्वरित और सटीक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे अपराधियों को सजा सुनिश्चित हुई। उन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस में वक्ता के रूप में अनेक बार आमंत्रित किया गया है। अपराध जांच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सबूतों के महत्व को उन्होंने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में सशक्त किया। फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने युवा वैज्ञानिकों और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। राज्य की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों और पद्धतियों को सुसज्जित करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर हर्ष शर्मा का योगदान इस बात का उदाहरण है कि वैज्ञानिक प्रमाण और फॉरेंसिक विश्लेषण न्याय प्रक्रिया की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने में कितने आवश्यक हैं। आपने फॉरेंसिक विज्ञान को केवल तकनीकी क्षेत्र में नहीं बल्कि न्याय और समाज के लिए सेवा के रूप में स्थापित किया है। ये आपका परिचय था, काफी बड़ा परिचय है, और अब वो परिचय जो अक्सर हमें सुनने मिलता था। गाहे बगाहे कभी भी कोई घटना होती थी तो हर्ष भैया का नाम, मुन्ना भैया, हमेशा अथॉरिटी के रूप में और इस तरीके से लेते थे कि ऐसा लगता था जैसे ये काम उन्होंने ही किया। आप दोनों के बीच में इतनी प्रगाढ़ता थी कि फोन अगर बातचीत हो रही है तो फिर हम लोग उठ के चले जाया करते थे कि अब बात चल रही है, अब देखते हैं अपना मैटर जब होगा समझाया जाएगा, सुलझ जाएगा, अभी तो बात दूसरे स्तर पर है। काफी लंबी बातचीत के दौर चलते थे। बड़ी बारीकी से हर्ष भैया अपनी बात करते थे और उससे ज्यादा बारीकी से मुन्ना भैया पूछा करते थे, क्योंकि मैं जितने चेहरे यहाँ देख पा रहा हूँ सब व्यक्तिगत रूप से परिचित है, मुझे लग रहा है। उतनी बारीकी से वो पूछते थे और लगातार वो बातें होती थी। हमारा कुछ जो छोटी उम्र के लोग उस समय उनके आसपास होते थे, उनका फायदा ये होता था कि इनके जाने के बाद मुन्ना भैया की बहुत अच्छी आदत थी, उन्हें वो चीज हमेशा आगे पहुंचाने के लिए स्मृति में रखनी पड़ती थी, जिसके लिए वो रिवीजन करते थे। और वो रिवीजन करने के लिए हम जैसे लोग बहुत काम में आते थे, फिर बैठा के पूरी किस्सा हम लोगों को बताई जाती थी कि ऐसा ऐसा सब मामला हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो हर बात को इसलिए भी स्मृति में रखता है कि हमें उसको समाज को देनी है, आज नहीं तो कल किसी को देनी है। उस दौर में जब वो रिवीजन करते हैं, उस रिवीजन के दौर में हम वहाँ जो मुन्ना भैया के साथ में जो इवन एक बहुत नाम एक कस्सी दाऊ हुआ करते थे, वो उनको इन साहित्य संगीत से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कई बार उनको भी बैठा के मुन्ना भैया ने साहित्य की बारीकियां, संगीत की बारीकियां समझाई। तो मैंने कहा आप कस्सी भैया को समझा रहे हो, नहीं वो तुम नहीं समझोगे, हम रिवीजन करते हैं। तो इसमें करने में तो छोड़िए, करने के पीछे जिनका भला हुआ, वैसी भी एक बहुत बड़ी फौज है मुन्ना भैया के पीछे जिन्होंने चीज़ों को सीखा है। मैं बहुत सम्मानपूर्वक, बहुत आदर से हर्ष भैया से अनुरोध करूंगा कि उसी आत्मीयता से, जिस आत्मीयता से आप मुन्ना भैया से जुड़े थे और आपसे परिचय ना होने के बाद भी जितना हमें आपसे मिला है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। आइए।
ये जो बैकड्रॉप है, जब मैं आया इस हॉल के अंदर, वो उस पर जो पिक्चर और जितना सुंदर तरीके से उसको लिखा गया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि क्लिंचिंग, जो एकदम आपको एक तरीके से पकड़ता है या सम्मोहित करता है। तो सबसे पहली बात तो ये और भी बड़ी बात है कि मुन्ना भैया का पिक्चर उसमें। इसी के साथ जब ये पुस्तक की बात हुई थी, उससे पहले जो पिक्चर जो कवर पेज के ऊपर है, यानी इस पिक्चर से पूरी पर्सनालिटी मुन्ना भैया की दिखती है। वो थैला, पानी की बोतल, मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपने ये विमोचन में जब किताब का फ्रंट पेज देखा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि मुन्ना भैया, और उनका ड्रेस सेंस, लोग कहते हैं कि पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, उसका ड्रेस कोड कुछ और होगा। अभी सुश्री डॉक्टर शारदा सिंह जी ने कहा कि गले में मफलर, कैप ठंड के दिनों में, और मेरा पहला परिचय, एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है तो मुन्ना भैया के बारे में बोलने के लिए जैसा कि मुझे 10 मिनट अलॉट किए गए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। जब मैं यहाँ एमएससी करने के लिए आया था तो 79-80 के आसपास मेरी पहली मुलाकात, मैं चूंकि छुट्टियों में आया था, डॉक्टर बीके मिश्रा जो शहर के प्रतिष्ठित फिजिशियन रहे हैं दादा, मैं उनके यहाँ गर्मी की छुट्टियों में आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक मुन्ना शुक्ला जी हैं जो गुलाबों को प्रोपोगेट करते हैं, गुलाबों का बड़ा अच्छा बगीचा है उनके पास है। चूंकि मेरे बहुत सारे फील्ड रहे हैं, डॉग्स रहा है, स्पोर्ट्स रहे हैं, तो रोजेज, प्रोपोगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे बड़ा इच्छा हुई उनके यहाँ जाने की। तो डॉक्टर बीके मिश्रा बोले आज स्पेशली मैं उनका संदेश आपको देना चाहता हूँ, वो इस कार्यक्रम में नहीं आ सके क्योंकि उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी थी और वो बच्चों ने उनको कहीं बाहर भेजा। तो बड़ा स्पेशली उन्होंने मुझसे कहा कि कविता जी से बोलिएगा और पूरे मंच से बताइए, क्योंकि डॉक्टर बीके मिश्रा मेरे मौसा जी और पिता तुल्य तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, इस बात के लिए मैं उनको बहुत ज्यादा आदर करता हूँ, हृदय से आदर करता हूँ कि उन्होंने मेरी मुलाकात मुन्ना शुक्ला जैसी शख्सियत से कराई। पहली मुलाकात में मुझे याद है कि बनियान पहने हुए, लुंगी पहने हुए, चीकू के झाड़ के नीचे बेंच पर बैठे हुए मुन्ना शुक्ला, जब मैंने गुलाब के बारे में कुछ नामों की बात की, ग्राफ्टिंग की बात की, बोले यार तुम तो बहुत जानते हो गुलाब। मैंने कहा जी मैं 1-2 प्राइज ऑल इंडिया लेवल में जीत चुका हूँ रोजेस के शोज में। तो बोले तुम किसी दिन खुद से आ जाओ, ये सारे रोजेस के नाम तुम लिख दो, मुझे नाम नहीं पता, मुझे तो सुंदरता, उसका फॉर्मेशन, उसका गंध, मैं तो इसका कायल हूँ। तो ये मेरी पहली मुलाकात मुन्ना शुक्ला से थी। धीरे धीरे मुन्ना शुक्ला जी, और चूंकि मेरी इच्छा थी कि मैं, किसी ने बड़ा फैसिनेट किया कि यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस है, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, अल्टीमेटली एमबीए में ले लिया, फिर जटार साहब के हाथ पर जोड़े। तो बाद में जब वैकेंसी हुई, क्योंकि 6 सीट होती थी उन दिनों, और हिंदुस्तान में फॉरेंसिक केवल सागर यूनिवर्सिटी और पंजाब में यूनिवर्सिटी में हुआ करता था।
तो ऐसे सागर में मेरा एमएससी का कार्यक्रम हुआ और डे वन से जब से मैं मुन्ना शुक्ला से मिला तब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा रहा होगा अगर मैं सागर में हूं तो उनके साथ मैं नहीं रहा। अभी आज मेरा ड्राइवर कह रहा था लौटते समय जब हम इनके घर से वापस आ रहे थे कि सर आप शायद रास्ता भूल गए। मैंने कहा मैं रास्ता नहीं भूला हूं। इस घर को जब मैं डायरेक्टर था यहाँ तब भी ऑफिस खत्म करने के बाद में शायद मैं चाय मुन्ना शुक्ला के घर पे ही पीता था। और कविता जी, अभी काफी कुछ लोगों ने बात की कि कविता जी जो है कई बार जब शाम को मेरा फोन आता था और वो डाइनिंग टेबल पे होते थे तो कविता जी मुझसे कहती थी कि भैया 15 मिनट में आपके पास पहुंचे। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। रिगार्डिंग हिज पर्सनालिटी मुझे नहीं लगता, यानी मेरे जीवन में कुछ लोग, चंद लोग ऐसे मिले हैं जो मेरे लिए मेरे हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज की जो पराकाष्ठा होती है, आई वॉज नॉट नोइंग हिज क्वालिफिकेशन कि व्हाट क्वालिफिकेशन ही हैज, बट ऐसा सुना जरूर उनके बारे में। जब यहाँ पर एक टाइम पे डीआईजी 19 साल हुआ करते थे तो किसी आईपीएस ऑफिसर से मेरा बहुत इंट्रैक्शन रहता था जो भी क्राइम से रिलेटेड काम करता था। तो कहते थे 19 साहब कहते हैं कि यार वहाँ सागर में एक मुन्ना शुक्ला है, कभी टाइम मिले, मुझे तो वो टाइम ज़्यादा देते नहीं है, मुझे टाइम मिल भी नहीं पाता, लेकिन ही इज़ अ पर्सन जिसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए जब भी टाइम मिले। तो आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुन्ना शुक्ला साहब के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ सीखा उनसे। बल्कि जो मैं लेक्चर्स देता था, जो मेरे पहले जो कंपेयरिंग कर रहे थे कि वो क्राइम को लेके वो ऐसा मानते थे कि अगर मैंने डिटेक्ट किया है तो जैसे उनने खुद डिटेक्ट किया है। कई बार मुझे टिप्स देते थे, कई बार एक दो बार मेरे लेक्चर्स में भी वो आए जब 30-30, 40-40 एडीजेस जो है उनको मैं लेक्चर देता था। तो लेक्चर के बाद वो मुझे बताते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनका एक कोड, विजन इज आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, उसका तर्जुमा हिंदी में कुछ भी होगा, लेकिन मैंने ये निकाला था कि देखते आप भी हो, देखता मैं भी हूँ, बस निगाह का फर्क है। तकरीबन 4,500 लाशें मैंने देखी एंड समटाइम्स यू मे नॉट बिलीव, मुझसे केवल 2 मर्डर छूटे हैं, बाकी कोई नहीं छूटे। एंड रिगार्डिंग रेप केसेस, कोई भी ऐसा रेप केस नहीं था मेरे पूरे सर्विस पीरियड में जिसको मैंने 72 घंटे के अंदर ना पकड़ा हो, और एक भी केस में एक्विटल नहीं हुआ। मिनिमम पनिशमेंट दैट वाज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड द मैक्सिमम दैट वाज डेथ पेनल्टी। 2018 में ये सागर और के लिए एक बड़ी बात है कि मैक्सिमम डेथ पेनल्टीज हम लोगों ने कराई थी, 18th डेथ पेनल्टीज कराई थी, विच वाज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सब कुछ जो भी सीखा मेरी पर्सनालिटी का, देखिए किसी की भी पर्सनालिटी का ग्रूमिंग होता है उसके पेरेंट्स से, उसके परिवार से, और दूसरा ग्रूमिंग होता है उसके मिलने वालों से, उसके दोस्तों से। मुन्ना भैया को मैं दोस्त तो नहीं कहूँगा, वो मेरे बड़े भाई भी कह सकता हूँ उनको, मेरा टीचर भी कह सकता हूँ। ह्यूमैनिटी क्या होती है, बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ, मुन्ना भैया ने एक बात कही मुझसे कि हर्ष देखो, सुख बहुत क्षणिक होता है और बहुत छोटा होता है। उदाहरण के लिए आपका 15-20 साल पुराना कोई दोस्त अचानक स्टेशन पे मिल जाए, द मोमेंट यू सी दैट पर्सन, जो अंदर से खुशी मिलती है ना, दैट इज प्राइसलेस। एक बच्चा, आप अपने घर पे जाते हैं, आपका बेटा बेटी छोटा या नाती पोता, वो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा देता है, दैट खुशी इज प्राइसलेस। ये खुशियां जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं और लाइफ टाइम में इसको गैदर करना होता है।
ये मेरे वर्ड्स नहीं है। खुशी हमेशा छोटी होती है। आपके को मान लीजिए कि 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, द मोमेंट यू गेट द न्यूज तो आपको उस समय तो अच्छा लगेगा, इसके बाद आपका मस्तिष्क चलायमान हो जाएगा कि इसको कैसे इन्वेस्ट करूं, किसको दूं, क्या करना है, क्या सोच रखा था। दैट इज नॉट खुशी। खुशी वही है जो क्षणिक होती है, खुशी वही है जो क्षणिक होती है, लेकिन और उसको लाइफ टाइम में आपको कलेक्ट करना पड़ता है। दुख बहुत बड़ा होता है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपको संस्कार दिए, वो ना रहे, उससे बड़ा दुख क्या होता है? वही सबसे बड़ा दुख है। और मेरे जीवन में मुझे 3 बार ऐसा एहसास हुआ। एक बार तब जब हमारे और मुन्ना भैया के स्पिरिचुअल गुरु अख्तर शेरी साहब नहीं रहे, तो लगा सब कुछ खत्म। दूसरी बार जब मेरे फादर, जो डीन भी रहे भोपाल मेडिकल कॉलेज के, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के, जब वो नहीं रहे तब लगा। तो तीसरी बार जब खबर आई कि मुन्ना भैया नहीं रहे, तब लगा। इसके अलावा मेरे जीवन में कभी ये नहीं लगा कि बहुत बड़ा दुख मेरे पास आया। तो ऐसे शख्सियत के लिए मैं क्या ही हूं। अभी अलका ने जो बात करी, मेरे ख्याल से बहुत कुछ कहा उसने, और बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा। इसी तरीके से जो डॉक्टर साहब हैं भी, मैं पहली बार आपको सुन रहा था, क्योंकि लिटरेचर और ये सब चीज़ें मेरी कभी टाइम भी नहीं मिला, सच बात तो ये बोलूँगा आपको। क्योंकि मेरी अपनी किताब, जो मैंने इतने क्राइम सॉल्व किए, इतने केसेस, इंडिया के जितने भी बड़े केसेस होते हैं, चाहे सुशांत सिंह मरा हो, या मनसुख हरेन केस हो, या हाथरस केस हो, अभी रिसेंटली जो कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, इन सब पे मोस्टली बाइट होती है मेरी। लोग पूछते हैं, मैं बात करता हूँ नेशनल लेवल की उस पर, तो सबका ये कहना था कि तुम किताब लिखो, किताब लिखो। अल्टीमेटली जो अभी बात थी कि कितना डेडिकेशन, क्या पैशन होना चाहिए किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये कविता जी सचमुच में बधाई है। मैं अपनी इतने क्राइम किए, सॉल्व किए मैंने, लेकिन अपनी खुद की किताब मैं नहीं लिख पा रहा था। वो तो बीच में एक स्टूडेंट मेरी जो है, शी सेड कि आई राइट फ्यू केसेस ऑफ यू। तो अभी पिछले 1-2 महीने पहले उसने शी रोट अ बुक ऑफ रियल 25 केसेस कैसे क्रैक किए। तो बात यह है, किसी भी चीज को, अभी मुझे मालूम है क्या परेशानी हुई होगी। बीच में मेरी बात हुई भाभी से कि पब्लिशर से किताब नहीं आई, या उसको लगातार कांटेक्ट करना पड़ता है, एडिटिंग का प्रॉब्लम, मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। कुल मिला के मुन्ना शुक्ला जी मेरी पर्सनालिटी में जो भी कुछ है, जो संस्कार है, वो मेरे माँ बाप ने दिए हैं, और जो भी कुछ अच्छा सीखा है, मनुष्यता सीखी है, वो सब मैंने मुन्ना भैया से सीखी है। उनका एक नेचर जो शायद आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा, कभी भी वो कोई बात करें या आप बात करो, वो इम्पल्सिवली जवाब नहीं देते थे, शांत हो जाते थे, उस चीज को मनन करते थे, तब आंसर पर। एक आम, हम लोग में अंदर एक आम चीज होती है कि इम्पल्सिव रिएक्शन होता है किसी भी चीज का, वो ऐसा कभी नहीं करते थे। वो उनके किसी भी चीज को एनालाइज करते थे उतने थोड़े से टाइम में, देन ही यूज्ड टू गिव हिज कमेंट्स। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद मुझे आखिरी में बुलाया होता तो मैं शायद कुछ ज्यादा बोलता, लेकिन समय सीमा की बात है। अल्टीमेटली मैं पूरे शुक्ला परिवार, अभी जैसे मैडम ने बोला कि पूरे परिवार के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि पारंग जो है वो, क्योंकि मुन्ना भैया पशु प्रेमी हुआ, और कुछ शौक जो है हम लोगों के कॉमन थे, जैसे डॉग्स को लेके, डॉग्स को लेके। तो अभी ह्यूमैनिटी और
पशुओं की सेवा को लेके जो अभी पालन वगैरह काम कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है। और डेफिनेटली ये जो शुक्ला परिवार, यानी मैं तो सच बताऊं, मेरे ग्वालियर में बड़े अच्छे मित्र थे, वो नहीं रहे। अब जब कभी आईजी डीआईजी सारे लोग लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ, ऐसा सागर के साथ बिहेव करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं है सागर आने का, यानी व्यक्ति के साथ शहर खत्म हो जाता है ऐसा पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई दिस फीलिंग इज विद मी, सो आई यूज्ड टू अवॉइड टू कम टू सागर। लेकिन मुन्ना शुक्ला जी की बात को लेके जब कविता जी ने कहा, मैंने कहा कि मेरा बिल्कुल टाइट प्रोग्राम है, कल भी मेरा जजेस के लिए लेक्चर है, इंडिया के काफ़ी जजेस आ रहे हैं, परसों छोड़ के इंदौर में बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो, जो शख्स ने मेरा पूरा पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है उसके लिए तो जान आ गई। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम एंड गिविंग मी दिस invitation. I'm really thankful to you and पूरे परिवार का, स्पेशली कविता भाभी, शांभवी और सनी के बारे में तो मैं एक बात कहूँगा। एक पिक्चर फेसबुक पे शायद शांभवी ने डाली, शांभवी छोटी है और मुन्ना भैया उसको बहुत मिली है। उसको देख के मुझे लगा ही नहीं कि ये मुन्ना शुक्ला है या सनी है। तो शक्ल से अभी जितना तुम काम कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है इन फ्यूचर यू वुड बिकम मुन्ना शुक्ला। थैंक यू सो मच। अनजाने में ही जो बात आपने कही, इस प्रांगण में जो भी हैं स्मृति पटल पर चिन्हित रहेगी। और मैं तो कोट करना शुरू करूंगा कि ये आत्मीयता ही है कि वो जो सेंटेंस आता है कि एक व्यक्ति के जाने से शहर चला जाता है, बहुत बड़ी बात है। और सनी का जो जिक्र हुआ, इसमें एक छोटा सा किस्सा है 2 मिनट का। सनी की शिकायत लेके मैं मुन्ना भैया के पास खड़ा था किसी बात को लेके, और थोड़े से एग्रेसिव होकर हम शिकायत कर रहे थे। तो मुन्ना भैया ने ये बात उस दिन कही थी कि अमित बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ मत करो, इस माय चाइल्ड, और तुम देखना सनी ठीक वैसा निकलेगा जैसा मैं हूं, ठीक वैसा निकलेगा। एंड ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली जीन्स, ही वाज टॉकिंग अबाउट डेली ग्रूमिंग। के सनी जब 12th क्लास में है, फर्स्ट ईयर में है, तो खुद ही बंदूक सिखाई जा रही है, कैतरे सिखाए जा रहे हैं, बैठ के गुलाब के बारे में बताया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी उम्मीद है इस बात को लेके कि इस तरह की ग्रूमिंग सनी की हुई है, और कुछ समय में सनी में वो ट्रेड्स दिखने भी लगे हैं, और वो मुझे लगता है पॉसिबल भी है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर हर्ष भैया। जस्ट ऑनलाइन, जस्ट तरीके से याद आया कि मुझे मुन्ना भैया बोले कि तुम बंदूक तो नहीं ले लेते हो, क्योंकि बंदूक में हमें बहुत शौक था। तो मैंने कहा मुन्ना भैया मेरा टेम्परामेंट वैसा नहीं है, मैं रखता नहीं हूँ। बोले आप तो यू आर ऑलरेडी इन दी फॉरेंसिक्स, बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने ठीक है भैया देख लो, मैंने अप्लाई कर दिया, 12 बोल का इनिशियली एक लाइसेंस बन गया। अब चूंकि मुन्ना भैया बंदूकों के इतने बड़े जानकार, तो उन्होंने कहा हर्ष तुम्हारे लिए बंदूक मैं पसंद करूँ। पता नहीं कहाँ गाँव में ढूंढ घाड़ के उन्होंने शायद कोई इंग्लिश 12 बोल खरीदी। जब खरीदी और मुझे उनको देना थी, माई वाइफ रिफ्यूज, कि तो मेरा इतना गुस्सा है, कई बार तुम वो झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो देवी जी की तलवार लेके बाहर निकल जाते हो, तुम साला गोली वोली मार दोगे किसी को। तो शी सेड नो, नॉट एट ऑल, यू आर गोइंग टू बाय दिस फायरआर्म। मैंने बताया मुन्ना भैया ऐसा ऐसा। चलो ठीक है भैया दे देंगे किसी को, बहुत अच्छी है इसकी। जब मैंने सब क्या कहलाती है वो ब्राउनिंग वगैरह करा ली, सब कुछ है। देन वन फाइन डे ही सेड यार हर्ष भैया ये आपके 7,000 रुपये। मैंने कहा कि बोले आपके लिए जो हमने बंदूक खरीदी थी ना,
वो हमने बेच दी, उसमें 7,000 प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कहा ना मैंने पैसे दिए ना मैंने खरीदी, और आपने 7,000 मुझे किस बात के दे रहे? तो तुम्हारे नाम से खरीदी थी ना, इसीलिए 7,000 तो रखना ही पड़ेगा। So this was the class of Munna Shukla. ऐसे ढेरों किस्से उनके आसपास के लोगों के पास एकत्रित हैं। बहरहाल समय की सीमा को देखते हुए मैं सासम्मान अगले क्रम में हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता तिवारी जी महापौर सागर के लिए आमंत्रित करता हूँ। और चूंकि पूरा माहौल मुन्ना भैयामय है, इसलिए एक बार उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी शहर को खूबसूरत बनाना हो तो वहाँ के अधिकारी जितने भी हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो सारी महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही चीज़ों को इस स्तर पर खूबसूरत कर सकती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे शहर की महापौर और सच अ ग्रेसफुल लेडी, आप देखिए, और अभी आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो मेरी बात को एक और सेकंड थॉट मिल जाएगा। संवाद पुरुष मुन्ना शुक्ला, मैंने कोई भैया का कभी नाम नहीं लिया, संवाद को क्षमा चाहती हूँ। संस्मरण ग्रंथ विमोचन के इस बहुत ही आत्मीय व भावपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के विशिष्ट अतिथि राज्य फॉरेंसिक लैब के पूर्व निदेशक आदरणीय डॉक्टर हर्ष शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के पूर्व अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर दिनेश चौधरी जी, हमारे सागर नगर को गौरवान्वित करने वाली प्रतिष्ठित लेखिका आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह जी, आदरणीय कविता भाभी, आदरणीय गुंजन भैया, आदरणीय सपना भाभी और समस्त शुक्ला परिवार और उपस्थित सभी मुन्ना भैया के शुभचिंतक, परिवार के सदस्य और अतिथिगण, सभी को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे परिवार से मुन्ना भैया के परिवार का बहुत ही पारिवारिक और बेहद आत्मिक संबंध रहा है। मैंने मुन्ना भैया के बारे में जितना सुना व जाना है, जीवन के एक एक क्षण को जिज्ञासा व समग्रता से जिए बिना कोई मुन्ना शुक्ला नहीं हो सकता। सतत ऑब्जर्वेशन के साथ समष्टि से ढेर सारा ज्ञान, जानकारियां सोखते जाना, उनको विश्लेषित और समीक्षित करते हुए उसमें कुछ अपना जोड़ते हुए नई स्थापना देने की क्षमता केवल उन्हीं में थी। उनके पास विमर्श के लिए विषयों की इतनी लंबी रेंज थी, लगता था उनका मस्तिष्क आकाश गंगा की तरह है जो लगातार फैलता जाता है। वे काबालिकों, सूफियों, तांत्रिकों के बारे में पूरी विशेषताओं के साथ बात कर सकते थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ से लेकर नक्सलवाद तक सबको समान समझा सकते थे। वे पूरे अधिकार के साथ ब्राह्मणों की उपजातियों को उनकी कमियों और विशेषताओं के साथ बताते। वे शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य की सभी शैलियों और रागों के भेदों, कवियों और कविताओं को उनके पूरे मन के साथ समझा सकते थे। गायों, पक्षियों, जैसा कि सर ने बताया, और गुंजन भैया के बेटे पारन जो भी गौ सेवक हैं और गौ सेवकों की रक्षा के लिए अभी उनको सम्मानित भी किया गया है। पक्षियों, मछलियों और उनकी नस्ल और प्रजातिगण विशेषताओं के साथ बता सकते थे। मुन्ना भैया के पास जितनी नॉलेज थी उतनी ही बड़ी रेंज उनके मिलने वालों की भी थी। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों युवा संगीतकारों, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स को प्रभावित किया और सागर जैसे छोटे शहर में रहते हुए वे शायद एकमात्र अभिभावक थे जिन्होंने सुविधा संपन्नता होते हुए आसान कैरियर चुनने के बजाय संगीत और कला के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए बेटे सिद्धार्थ,
और शांभवी को प्रवृत्त किया। उनके लिए योग गुरुओं की व्यवस्था की। आसान रास्ते की बजाय संकल्प और समर्पण से सिद्धि अर्जित करने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। मुन्ना भैया के सामाजिक सरोकारों और उनकी संवेदनशीलता का एक अनुपम उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। शहर के बस स्टैंड जो आदर्श महाविद्यालय के और जैन हाई स्कूल के बाजू से जो सड़क निकलती है, जो हमारे शहर की लाइफलाइन है, इस सड़क से जहाँ डिग्री कॉलेज और MLB की छात्राओं का आवागमन होता है और वहीं आम जनता भी इस सड़क का बहुतायत से उपयोग करती है। मेरे कार्यकाल में इस सड़क के चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव आया था। उस समय मुन्ना भैया आदर्श संगीत महाविद्यालय के अध्यक्ष थे। जब हमने उनको बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए आदर्श संगीत महाविद्यालय की कुछ जगह चाहिए पड़ेगी, तो उन्होंने इसको अवसर स्वीकार किया और आज वो सड़क शहरवासियों के आवागमन के लिए प्रमुख सड़क है। मुन्ना भैया का प्रयाण उन्हें जानने वालों के लिए एक रीतापन छोड़ गया है, पर नियति ने यह बता दिया कि अपना जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, बल्कि जो हो जाता है उसे हमें सोचना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि अपना श्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा और हम सब भी तो उसी पथ के गामी हैं। मैं आदरणीय कविता भाभी, गुंजन भैया, समस्त शुक्ला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने इतने भावपूर्ण कार्यक्रम और अपने परिवार के कार्यक्रम में मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मुझे थोड़ा बहुत बोलने का अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले क्रम में मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा मुन्ना भैया के अभिन्न मित्र प्रोफेसर दिनेश अत्री जी के लिए। आप अध्यक्ष हैं बुनियाद सांस्कृतिक समिति की, पूर्व अधिष्ठाता विज्ञान संख्या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और कुछ मिडनाइट डिस्कशंस मैंने देखे हैं अत्री जी के और मुन्ना भैया के, और वो ऐसा जैसे नहीं हम सुनने ही तैयार नहीं है, और अत्री जी उठ जाते थे तो मुन्ना भैया फिर पेशेंट के साथ बैठाते थे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। और वो एक 1.5 घंटे के डिस्कशंस, कभी अत्री जी घर पे, कोई मुन्ना भैया घर पे। तो अब जिनको आप सुनने जा रहे हैं वो ऐसा समझिए कि मैक्सिमम टाइम जो बीता है नायक जी और अत्री जी, राजू भैया बैठे हैं, तो ये लोग वो लोग हैं जो अगर सब इकट्ठे होकर बैठ जाए तो फिर से वो पूरा जीवंत कर सकते हैं पूरे माहौल के लिए। मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूँगा सर के लिए वो मंच पर आए और जो भी आपको कहकर व्यक्त करें। मैं मेरे लिए बहुत कठिन है, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा अभी भी उनसे संवाद होता है। मुन्ना से वो वाकई में ऐसे संवाद पुरुष हैं कि लोगों के लिए चले गए, मेरे लिए आधा चले गए, आधा यही है। मेरे बातचीत होती है उनसे और मुझे भान भी है कि वो कहाँ है, तो जिसको भान हो कहाँ है इसका दुख बहुत होता है भाई। अच्छा ये है कि पता ही ना हो कहाँ चला गया, है ना। अब ये हर्ष भैया ने इस चित्र की तरफ इशारा किया, बहुत कितना सुंदर लिखा है, आदरांजलि, है ना। इसमें एक तरह का सम्मोहन है, इसको जैसे ही देखेंगे सम्मोहन है इसमें, लेकिन जो करेक्ट शब्द है वो है स्वरांजलि। यहाँ है ना उसमें यहाँ अंजलि, वही है आदरांजलि में। उसमें छोटी सी एक गलती है, बहुत छोटी सी, लेकिन वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि अगर कोई चीज बहुत सम्मोहक हो वो सही भी होगी भाई। इसलिए हमारे आज के जो
भाषाविद हैं, उन्होंने इस शब्द को भी स्वीकार कर लिया है। मुझे यहाँ याद आता है जीन का जो पदार्थ है, केमिकल है, वो है डीएनए। 1953 में बहुत से लोगों ने उसकी खोज में योगदान दिया, खासकर उसके स्ट्रक्चर की संरचना। और 28 फरवरी 1953 की सुबह जेम्स वाटसन ने जब उसकी संरचना में अंतिम कुछ ऐड किया और उसके बाद थोड़ा पीछे हट के उसको देखा स्ट्रक्चर को, तो उनके मुंह से निकला, दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड दिस कैन नॉट बी रॉन्ग, दिस हैज टू बी राइट। जबकि उस समय तक बायोलॉजिकली, केमिकली, फिजिकली, इन तमाम आधारों पर उस स्ट्रक्चर को प्रमाणित किया जाना बाकी था, जो आगे चल के उसमें करीब करीब 30-35 वर्ष लगे। लेकिन मैं बताऊं कि वो स्ट्रक्चर 99.9999% सही था। अब ऐसा है कि मुन्ना शुक्ला जी की यहाँ बात चल पड़ी है, और ये बात सही है कि वो मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क रहा। मतलब कई बार तो ऐसा होता था एक दिन में 3-3 बार भी आ जाए, हफ्ते में 2 बार तो निश्चित ही आना है, और फिर बैठकी जो है बहुत लंबी है, किसी पेड़ के नीचे, किसी चट्टान पर, किसी नदी किनारे, कभी कलकत्ता में, कभी दिल्ली में, कभी जबलपुर में, कभी भोपाल में। हम लोग क्योंकि एक ही मंच, एक तो साहित्यिक मन से जुड़े, एक संगीत के मन से जुड़े, और हम लोग एक राजनीतिक मन से भी जुड़े हुए थे। उस सिलसिले में हम लोग जो हैं शहर के बाहर भी जाया करते थे, तो हम लोगों का सानिध्य जो है उसमें बहुत लंबा हुआ करता था। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये हमको एक इस बात का अवसर तो देता ही है कि हम उनका स्मरण करें, और तमाम स्मृतियों को संयोजित करते हुए जो तमाम संस्मरण हमारे शहर के और शहर के बाहर के उनके चाहने वालों ने पुस्तकाकार रूप में मौजूद है हमारे बीच में, जिसका आज विमोचन हुआ। दूसरा ये है कि शुक्ला परिवार भी नगर वासियों के प्रति कृतज्ञ है। ये उस चीज का भी अवसर है, कृतज्ञता ज्ञापन करने का भी अवसर है कि उनके परिवार के सदस्य को इस शहर ने इतनी प्रीति और इतना सम्मान दिया, और इस बात का भी अवसर होना चाहिए कि हम अब उस सदमे से उबर जाएं। ये इस बात का भी अवसर है कि हम उस सदमे से उबर जाएं, और हम आगे सोचें कि अब हम क्या करेंगे। मुन्ना शुक्ला होने का मायने क्या है? तो इसमें करीब 109 आलेख हैं। इसमें 109 लेख तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन जितने भी उनके मित्र हैं उनसे मेरी बातचीत होती रही है, और कुछ लेख तो मैंने भी पढ़े हैं। इसमें मेरा स्वयं का भी इसमें लेख है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट गई हैं, लेकिन सारे लेख एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, वो ये है कि ही वॉज ए वर्सेटाइल जीनियस। उनके अंदर एक वर्सेलिटी थी, जिसको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, और इसके लिए बहुत से नाम और भी हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्कैनर, पॉलीमैथ, या उसको बोलते हैं मल्टी पोटेंशिएट, ऐसे तमाम नाम। इवन रेनेसा मैन,
एक तो रेनेसा होता है पीरियड का, और एक होता है रेनेसा उस व्यक्ति के जरिए जो कुछ विशेष करता है समाज में, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको कहते हैं रेनेसा मैन। तो हम लोगों ने सबने लियोनार्डो दा विंची को पढ़ा है, वो अच्छी तरह सुना है उनको। हमने जो है पिकासो को देखा सुना है, हमने अरस्तु को भी देखा है, प्लेटो को भी जाना है, और हिंदुस्तान के हमारे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना है भाई। तो इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। हम रविन्द्रनाथ टैगोर को और विंची को आज हम और करीब से जानने का हमको मौका मिला है। ये मौका हमको दिया है मुन्ना शुक्ला ने। विंची तो पहले भी थे ना, रविन्द्रनाथ जी पहले भी थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि ये जो पॉइंट आया कि इतने ये जो प्रतिभा है कि अभी गुलाब पर काम चल रहा है, फिर उसके बाद किसी चिड़िया पर चले गए, उसके बाद गौशाला में चले गए, फिर कुत्तों के पास चले गए, फिर पिस्तौल और बंदूक के पास चले गए, फिर जंगल में चले गए, फिर कविता में चले गए, फिर कहानी में चले गए, फिर संगीत में चले गए। ये क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह आखिर एक आदमी इस तरह से क्यों करता है? इसके पीछे क्या चीज रही होगी? अब हम ये पकड़ने की कोशिश करें यहां से, और ये हमारा अगला कदम इसी पे होना चाहिए, और हम इस पर एक चर्चा भी करेंगे, और तमाम लोगों से हम आमंत्रित करेंगे कि वो अपने सुझाव दें कि और हम बुनियाद की तरफ से इसके प्रोग्राम में क्या क्या और संयोजित कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो टाइटल है लेख का वो है अब जबकि वो यहाँ नहीं है, हम सब बातों पर राजी हैं। और आज मुझे ये लगता है अब जबकि वो मुझसे बहुत दूर चला गया है, वो मेरे सबसे पास है। इस पास होने का मायने ये है कि अभी भी हम उसको केंद्र में रख के बहुत कुछ सोचते हैं, और सोचते सोचते हम इस चीज पर पहुंचे कि एक आदमी जब जंगल में जाता है, नदी किनारे बैठता है, तो कहता है कि यहाँ परम शांति है, परम शांति है। अगर वो कविता में घुसा हुआ है, डूबा हुआ है, तो उसको वहां लगता है कि दिस इज ह्यूमैनिटी, दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी तरह अगर वो कलाओं में जाता है तो कहता है ये तो हमारा अभीष्ट है, सौंदर्य हमारा अभीष्ट है। और अगर वो अध्यात्म में गया तो लगता है कि इससे आगे कुछ नहीं है, ये तो परम है। और मैं बता दूं कि इस तरह के 50 काम में करते करते उनके काम अगर आप देखें, हमने उसको देखा था 17-18 साल की उम्र से, और जब वो गए हैं तो उस समय उसकी उम्र है 67। तो करीब 10 साल पहले तक क्या हुआ? सारे काम सिमट गए, 3 चीजें बची, साहित्य, संगीत और अध्यात्म। और बाद के 5 सालों में केवल 2 चीज बची, संगीत और अध्यात्म। अब मुझसे ये आग्रह किया गया है कि मैं कुछ उनके अपने साथ बिताए कुछ क्षणों के बारे में बताऊं। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं, केवल मैं एक संस्मरण सुनाऊंगा आपको। हालांकि मैंने अपने लेख में लिखा भी है उसको, लेकिन मैंने जब पिछले साल हम लोगों ने सुनाया भी था, लेकिन मैं उसको रिपीट करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी सुना, खासकर हर्ष भैया के लिए भी। मैं
एक समय डीप डिप्रेशन में चला गया। हमको तो पता नहीं था ये डीप डिप्रेशन क्या होता है, शैलो डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन डिप्रेशन तो मालूम था। अब वो डीप डिप्रेशन कैसा होता था तो वो मुन्ना ने बताया कि ये डीप है। वो कैसे है कि जैसे हम नहाने पहुंचे तो हमको लगता था कि अभी तो हमने अपनी इतनी यहां से यहां तक की ये ही साफ किया है हाथ का, अभी हमको यहां से यहां तक साफ करना है, फिर यहां तक दूसरा हाथ भी है, पूरी बॉडी है भाई। आखिर लोग नहा कैसे लेते हैं, लोग रोज रोज नहा कैसे लेते हैं, और मैं भी तो नहा लिया करता था भाई। इसको मुन्ना ने चिन्हित किया, दिस इज अ डीप डिप्रेशन। और यहां एकमात्र साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन हमारे लिए तो मुन्ना ही साइकेट्रिस्ट की भूमिका निभा रहे थे। 2-3 घंटे की बातचीत प्रतिदिन। फिर यहाँ पैराडाइज जो होटल है उसके पास में कोई एक साइकेट्रिस्ट है, वहाँ उनके यहाँ जाना, दवाएं कराना, उससे कुछ होता नहीं है। ये सब चलता रहा और मेरी हालत बहुत खराब थी। तो एक दिन बोले 1.5 महीने बाद ठीक हो जाओ। हमने सोचा ये सांत्वना देने के लिए कभी कभी इस तरह से, भले सांत्वना देने से कोई ठीक होता है क्या। बहरहाल बात आई गई हुई और एक दिन जब हम बहुत परेशान थे, वाकई में बहुत परेशान थे, हमारे घर की हमारी वाइफ परेशान, हमारे बेटी परेशान, या सब बहुत परेशान थे, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी से बात करो, अपने गुरुजी से बात करो। तो हमने अपने गुरुजी को फोन लगाया और फोन पे कहा गुरुजी ऐसा ऐसा है। उन्होंने पूरी बात सुनी तक नहीं हमारी। हमने कहा हम आपके पास कब आ जाए, तो बोले नहीं आने की जरूरत नहीं है, एक काम करो अपना ये फोन दाहिने कान से लगाओ। फिर उन्होंने कुछ बोला, मुझे बिल्कुल याद नहीं क्या बोला, करीब 10-12 सेकेंड कुछ कान में उन्होंने गुदगुदाया और फिर बोले अब आप ठीक हो गए। तो इस वाक्य को मैंने सुन तो लिया था, लेकिन थोड़ी सी बेईमानी की मैंने कहा गुरुजी सुन नहीं पाए, जरा साफ बोलिए। बोले अब आप ठीक हो गए। बस इतना करना कि कल परसों में 5 किलो के आसपास मूली का गट्ठर एक बहती हुई धार में उसकी तरफ देखे बिना पीछे से ऐसे कहना कि अब कभी मत आइए। तो मुन्ना शुक्ला जो है अपनी गाड़ी में आए, 5 किलो गट्ठर ले आए और पुरोहिताई का काम मुन्ना शुक्ला ने खुद ही किया। मंत्र पढ़ा, बोले यहाँ खड़े हो जाओ, ये करो, वो सब हो गया। अब हम लौट के आए, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। अब हम ये सोच रहे थे कि भाई मुन्ना शुक्ला को ये कैसे मालूम कि आप फिर महीने बाद ठीक हो जाएंगे, और ये तो एग्जैक्टली 1.5 महीना है। उस तारीख को उन्होंने कहा था, तब से ये 1.5 महीना ही है। तो हमने फिर पूछा मुन्ना से, अरे बोले क्या हुआ कि हमारे ध्यान में तुम्हारे गुरु जी आ गए और उन्होंने ये बात कह दी, वही बात हमने तुमसे कह दी। तो ये है कि हमारे गुरुदेव आते थे हमारे यहाँ साल में एक बार, अभी भी आते हैं, और मुन्ना लगातार संपर्क में रहे, जब भी आते वो हमेशा मिलते रहे। और बाद में तो वो उनके यहाँ जहाँ उनका आश्रम है वहाँ मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में वो 15-20 बार हो गए। बहरहाल मुन्ना बहुत बीमार थे, अभी, और आखिर में हालत बहुत खस्ता थी।
मैंने भी सांत्वना के लिए बोल दिया कि मुन्ना तुम 1.5 महीने में ठीक हो जाओ। लेकिन मेरे ध्यान में गुरुजी नहीं आए और उसी क्षण मुझे पता चल गया कि अब मेरा मित्र जाने वाला है। उसी क्षण पता चल गया। तो भाई ऐसे बहुत से संस्मरण हैं। अब मैं अभी अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करता हूं और एक अनुरोध करता हूं आप तमाम लोगों से कि ये जो एक खास किस्म की प्रवृत्ति है मनुष्य के भीतर कि वो एक चीज में शांति नहीं पाता, दूसरी जगह चला जाता है, उसके अंदर डोपामाइन का फ्लो बढ़ जाता है, डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके बीच में आपसी संबंध क्या बढ़ जाता है। क्यों वो ऐसा हो जाता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिली, हमें यहाँ वो झलक नहीं मिली, तो चलो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ भी नहीं मिली। भारतीय परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में और वेदांती परंपरा में जिसको बोलते नेति नेति, नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, लेकिन चरैवेति एंड देन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब आप इस संसार को एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो मनुष्य की चेतना में ऑटोमेटिकली ये चीज आई जाती है। वो व्यक्ति खुद इस बात को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो नेति नेति चरैवेति और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तक पहुंच ही जाता है। तो आखिरी क्षणों में, आखिर के 2-2.5 साल जो गुजरे हैं, उसमें मुन्ना शुक्ला संगीत पर भी बात बहुत कम करते थे। मेरे यहाँ जब भी आते थे तो ध्यान साधना, अध्यात्म और उन्हीं के अंतर की यात्रा और उसमें क्या क्या होता है, कैसे करना चाहिए, वो तमाम उन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चा होती थी। मुझे लगता है कि आखिर में उनके ध्यान में उन्होंने अंत में भी ध्यान लगाया होगा, और जो ध्यान अगर आखिर में लगाया होगा तो वो इस संसार से मुक्त हुए और परमात्मा ने उनको बहुत अच्छी जगह, या तो किसी लोक में या इसी पृथ्वी लोक में कहीं बहुत अच्छी जगह भेजा होगा। और जैसा कल्याण उन्होंने हम लोगों का किया, इस शहर का किया, वो कल्याण वहाँ भी कर रहे हैं और भी ज़्यादा पोटेंशियलिटी के साथ। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुनने का इतना अवसर दिया, और तमाम वक्ताओं का और विद्वान लोगों का भी बहुत बहुत आभार। वो यहाँ आए, अपना कीमती समय निकालकर और इस आयोजन में हिस्सा लिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप और कैसे चीज़ों को बच्चों को क्या करनी, तो इसमें से 2 अपडेट्स आपको बताना चाहूँगा। एक हाल कार्यक्रम था, उसकी बुलाया गया, और दूसरा संगीत नाटक अकादमी में